चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में हमारे पास 4 एरियाज हैं। हम 4 एरियाज कवर कर लेंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एरिया नंबर 1 में हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन में क्या होता है, चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो डेफिनेशन में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी साथ में कवर कर लेंगे, एक एरिया कवर हो जाएगा। फेयर इनफ। उसके बाद आ जाएंगे एरिया नंबर 2 पे। एरिया नंबर 2 का नाम है पर्पस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का पर्पस क्या है, बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है। देन उसके बाद एरिया नंबर 3 जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन ना, तो उस प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आप कह सकते हो इनपुट। आप इनपुट लेकर आते हो, उन्हें प्रोसेस करते हो, तभी तो आउटपुट निकलता है। आउटपुट क्या होगा, फिनिश गुड्स, जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। तो जो रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद है, जो आपके पास ह्यूमन इंटरफेस मौजूद है, जो मशीनरी आपके पास मौजूद है, जो आपके पास दिमाग मौजूद है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो चीजें बनाने पे, वो क्या होंगे, इनपुट्स होंगे। तो हम एरिया नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। एरिया नंबर 4 में हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, वो वेटर्स जो स्टेक लेकर आते हैं, होल्ड किया हुआ होता है। नहीं, गंदा जोक था मुझे पता है। खैर, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका बिजनेस में स्टेक होता है। सर समझ नहीं आया, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जिनका बिजनेस में शेयर होता है, वो भी स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन अगर शेयर नहीं हो तो क्या वो स्टेक होल्डर नहीं होंगे? सर एम्प्लॉइज, उनका भी तो बिजनेस में इंटरेस्ट है। सर सप्लायर्स, उनका भी तो बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि भाई बिजनेस हमारे से माल खरीदते रहे, हमारे से नहीं, हमसे, सॉरी, बिजनेस हमसे माल खरीदते रहे। कस्टमर्स, उनको वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि ब्रांड लॉयल्टी रखते हैं, उनको आप जितनी भी आर्ग्यूमेंट कर लो कि यार सैमसंग के फीचर्स ज्यादा हैं, वो क्या बोलेंगे, नहीं यार आईफोन की बात अलग है। तो वो क्या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, वो भी स्टेक होल्डर है। तो हम स्टेक होल्डर पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो 4 एरियाज हैं, बिजनेस की डेफिनेशन और उससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स, फिर पर्पस ऑफ अ बिजनेस, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर स्टेक होल्डर। तो ये 4 हिस्सों में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फेयर इनफ। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जिसका नाम है आपके पास डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। फाइनली सर अल्लाह का शुक्र, आप डेफिनेशन पर आ गए। चले, पेज नंबर 1 पे आप देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, ये है डेफिनेशन। अगर किसी के पास बुक है तो मार्क कर ले, और बुक नहीं है तो जब बुक लेकर आ जाओगे मैं वापस से मार्क करा दूंगा। आप लोग करें ये कि अच्छा, मैं आपको जब ये रीडिंग करा रहा हूँ या मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करा दूंगा, उससे स्ट्रेट एमसीक्यूज आएंगे। जो मैं एरिया मार्क नहीं करवाऊंगा तो क्या सर वो नहीं पढ़ने, पढ़ने, लेकिन वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने। ठीक है। फिर कुछ एरिया में क्रॉस करवाऊंगा, सर क्रॉस भी करवाएंगे, जी जी, तो वो आपने नहीं पढ़ने। तो 3 एरियाज हो गए। जो मार्क कराऊंगा ना उससे तो बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो पहली मार्किंग का जो एरिया है वो लिखा हुआ है, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। गुजर गया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ना? अब समझते। देखो, किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए आप उसको जब भी रीड करते हो तो उसके जो अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनके मतलब एक्सट्रैक्ट करते हो। मतलब आ गए, आपस में उनको इंटीग्रेट करो, मिलाओ, डेफिनेशन समझ आ जाएगी। सर ट्राई करते हैं। लिखा है आप बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला वर्ड क्या है, बिजनेस, इसी की तो डेफिनेशन समझ रहे हैं, इसको होल्ड कर लो। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, पहला वर्ड क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन। चाहो तो अपने पास लिख लो या माइंड में रख लो, क्योंकि मैं इतनी बार बताऊंगा ना तो मैं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लो तो अच्छी बात है। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 2 मतलब होते हैं। पहला जो मतलब है जो यहां पे रिलेट कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सही है। ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए और वो ऐसे खड़े में बस का इंतजार कर रहे हैं, वो साथ में काम कर रहे हैं, नहीं। सही है, वो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, हाँ बस पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो साथ में काम नहीं कर रहे, तो डेफिनेशन पूरी नहीं होती, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। सही है।
ये पब्लिक हो सकती है या ऑडियंस हो सकती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए वो साथ में मिलके काम करेंगे। तो किसी भी इदारे में अगर लोग काम करते हैं तो वो मिलके काम करते हैं, तभी तो आपने कॉन्सेप्ट देखे, टीम प्लेयर्स, टीम लीडर, टीम का कॉन्सेप्ट देखा। अगर आइसोलेशन में ही काम करना होता तो लोग ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोलते हैं? देन ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। तो पहली बात ये आपको समझ आई कि बिजनेस में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सही है। वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं? स्ट्राइव करते हैं। स्ट्राइव का मतलब क्या है, कोई बताएगा? एफर्ट्स, कोशिश, मेहनत, स्ट्रगल, सही है ना। बिजनेस में लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि लेट्स सपोज ग्रुप ऑफ पीपल मिले, उन्होंने कहा यार आओ चलो एंजॉय करते हैं जिंदगी में, कुछ नहीं है पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो एफर्ट्स करेंगे। तो वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो किस चीज की तरफ कर रहे हैं? टुवर्ड्स प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। उनकी हर एफर्ट जो होगी ना, कॉस्ट कटिंग की या प्राइस इंक्रीज करने की या कोई डील बनाने की, वो जो डील्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, या लेट्स सपोज लोगों के लिए मार्केट करने की, या कोई ऐसी इनोवेशन लाने की कि उनके पास जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें। ये बात समझ आ गई? तो ग्रुप ऑफ पीपल जब स्ट्राइव करते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। अगर लेट सपोज वो जो है किसी और चीज की तरफ एफर्ट्स कर रहे हैं, लेट सपोज वो एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, लेट से वो जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेट सपोज वो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, वो चैरिटी डोनेट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो होगी, लेकिन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी। हमने क्या देखा था? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। अगर मैं कहता हूं ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट्स, तो ये क्या कहलाएगी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं कह सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला कैटेगरी है, सही है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसका काम कुछ और है, तो वो लेट सपोज वो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हो जाएगा। लेट सपोज उसका काम है चैरिटी डोनेट करना, तो वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, वो बिजनेस नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रॉड कैटेगरी है और बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तभी कह रहा है अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? जेनरिक को स्पेसिफाई कर दिया, स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट। अब कैसे प्रॉफिट अर्न करेगी कोई भी बिजनेस? अब यहाँ से क्लास से निकलना घर जाने तक जितने भी बिजनेस देखोगे ना, वो दो चीजें कर रहे होंगे, या वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे होंगे या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। ऐसी कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है जो क्या नाम है इसके अलावा आती हो। बाकी सारी कैटेगरीज इसके अंदर ही फॉल करती हैं, या तो वो फिजिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे या वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड आर कॉल्ड प्रोडक्ट, सही है। एक बार लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टीचिंग इज माय प्रोडक्ट, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट तो होते हैं फिजिकल। प्रोडक्ट इज नॉट अ सिनोनिम फॉर गुड्स। प्रोडक्ट क्या है? वो कैटेगरी है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। क्या वर्ड आया? डिजायर। बिजनेस जो है वो एफर्ट्स भी कर रहा है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, ठीक है। वो प्रॉफिट की तरफ स्ट्राइव कर रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जो लोग डिजायर ही नहीं करते। तो कोई खरीदेगा? कोई खरीदेगा ही नहीं तो प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा ही नहीं तो सैलरीज कैसे निकलेगी? तो ग्रुप ऑफ पीपल ही नहीं रहेगा, फिर बिजनेस ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि जिस भी रीजन में, जिस भी लेट्स सपोज कम्युनिटी में, या जिस भी नेशन को आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो डिजायर्ड होना चाहिए। इसकी अजीब सी एग्जांपल है बट मुझे कोट करनी पड़ेगी। वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पे बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है पोर्क, खंजीर का गोश्त। अब समझ आएगा, सही है। पाकिस्तान में तुम हाईएस्ट क्वालिटी ले आओ पोर्क की, सही है, और तुम कम से कम पैसों में बेचो, लोगों को पता होगा, खरीदेंगे? नहीं। दो रीजन है ना। एक तो पाकिस्तान का रिलीजन इस्लाम है, तो मेजोरिटी हमारे पास मुस्लिम्स है, और बाकी जो साथ रहते ना उनकी भी कहीं ना कहीं आदत छूट चुकी है, तो वो भी कंज्यूम नहीं करेंगे। सैनिटेशनल इश्यूज की वजह से या हेल्थ के इश्यूज की वजह से वो कंज्यूम नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। जब ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे थे, लेकिन कस्टमर डिजायर नहीं कर रहा था, तो ये बिजनेस नहीं होगा। देन फेयर इनफ, ठीक है। आपने बोला नहीं सर देखें कितना प्यारा है, पिंक कलर का है ये वो, तो बोलेगा नहीं सर नहीं खाना, ठीक है। फिर इसके बाद बाय इट्स कस्टमर। क्या वर्ड है? कस्टमर। देखो कस्टमर दो किस्म के होते हैं, सही। कस्टमर
दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर और एक को कहते हैं बिजनेस। अगर कस्टमर कोई चीज प्रोक्योर कर ले, परचेज कर ले और क्या करे कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उसको मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए आगे यूज ना करे, उसको क्या करे कंज्यूम कर ले, तो वो क्या कहलाएगा अल्टीमेट कंज्यूमर। लेकिन अगर एक जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है वो क्या करे प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद बिजनेस में रीयूज करे और आगे सेल करे, तो वो क्या कहलाएगा बिजनेस। तो कस्टमर दो किस्म के होते हैं, एक होता है अल्टीमेट कंज्यूमर और एक होता है बिजनेस। तो इसका मतलब ये है आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर एक बिजनेस कस्टमर को डील कर रहा है, कस्टमर को सेल और सर्व कर रहा है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है B2C। और अगर बिजनेस बिजनेस को डील कर रहा है यानी कि बिजनेस को सेल और सर्व कर रहा है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है B2B। इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन अगर हम देखें, a business is an organization that strive for profit by providing goods and services desired by its customer is called business। समझ आ गई डेफिनेशन? आप कोई मसला, आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिजनेस की डेफिनेशन समझ नहीं आई हो, काइंडली पूछ लो। कुछ भी समझ, कोई एलिमेंट समझ नहीं आया पूछ लो। स्ट्राइव का मतलब होता है एफर्ट्स करना, सही है। बिजनेस विदाउट एफर्ट्स होता ही नहीं है। आप जो भी लेट सपोज मेंटल कैपेबिलिटीज यूज करते हो बिजनेस में या फिजिकल कैपेबिलिटीज यूज करते हो, वो इसलिए करते हो ताकि आपका बिजनेस ऑपरेट करे। भाई कोई क्रिएटिव आइडिया लेकर आना, कोई स्कीम लेकर आना, तो ये आपकी मेंटल सलाहियतों को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो। या लेट सपोज आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करा रहे हो लेबर से, आप उनसे 12-12 15-15 घंटे काम करा रहे होते हो, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में ग्रुप ऑफ पीपल स्ट्राइव कर रहे होते हैं। विदाउट स्ट्राइव बिजनेस नहीं होता। तो स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत करना, एफर्ट्स करना। डेफिनेशन समझ आ गई? इसमें कोई सवाल? जी सॉरी, सर्विसेज, ठीक है। लेट्स से तुम गए एक बार्बर शॉप पे, हजाम की दुकान पे गए, ठीक है। हम जब एक नाई की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे तुम गए और तुमने कहा यार कि बाल बहुत बड़े हो गए हैं, मुझे मुझे घर जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि बाल बहुत बड़े हो गए हैं और आप एक काम करो कि मुझे जरा हेयर कट कर दो, ट्रिम कर दो, वकार जगह वाला ट्रिम नहीं, इज्जत वाला ट्रिम कर दो, ठीक है। उसने बोला ठीक है सर, उसने मुझे बिठाया और उसने मेरे बाल वाल काट दिए। उसके बाद मैंने बोला भाई कितने पैसे हो गए? उसने बताया भाई आपके 300-350 रुपए हो गए। मैंने ठीक है 300-350 रुपए उसको दे दिए। अब जैसे ही मैं निकलने लगा ना, मैंने अल्लाह हाफिज, मैंने उसका ट्रिमर ले लिया, कंघी ले ली और कैंची ले ली, मैं लेके जाने लगा। बोले भाई क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा यार मैंने बाल कटवाए तो ये सारी चीजें तो मेरी हुई। वो क्या बोलेगा, मैंने 350 रुपए सर्विस के लिए लिए, मैंने गुड्स के लिए नहीं लिए। उसने क्या किया, मुझे सर्विस प्रोवाइड की, उसने मेरा हेयर कट कर दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है सर्विस की। लेट से तुम लोग यहाँ पढ़ने आए, अब तुम लोगों ने फीस पे कर दी, तुमने मुझसे लेक्चर लिया, जैसे लेक्चर कंप्लीट हो गया तुमने ठीक है सर अल्लाह हाफिज, तुम लोग लैपटॉप कैमरा उठा के सब कुर्सी उसे लेके जाने लगे। मैं क्या और कर रहे हो भाई, एक तो बेचारा एसी लेके जाने लगा। तो मैंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो? बोले सर हमने जो है वो आईक्यू में फीस पे की है तो हम सारे प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं। मैंने कहा देखो तुमने जिस प्रोडक्ट के लिए पे किया है वो सर्विसेज है, तुमने टीचिंग के लिए पैसे दिए हैं, तुम लोगों ने गुड्स के लिए पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो सर्विस कौन सी सर्विस कौन सा प्रोडक्ट होता है जो कि नॉन फिजिकल होता है, और जो गुड्स कौन से आपके पास प्रोडक्ट होता है जो कि फिजिकल होता है। देन ये बात समझ आ गई? मैं आगे जाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन की हद तक समझ आ गई? ठीक है। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है? कस्टमर ब्रॉड कैटेगरी है, कस्टमर के अंदर बिजनेसेस भी आ जाते हैं और कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कस्टमर वो है, सही है, कस्टमर वो है कि जो क्या करे कि अपने पर्सनल सेल्फ के लिए वो चीज यूज कर ले, सही है, उसको आगे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको रीयूज ना करे, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास कंज्यूमर है। और अगर वही इंडिविजुअल क्या करे कि लेट्स सपोज उसको बिजनेस में आगे इन्वेस्ट कर दे और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करे, तो वो क्या कहलाएगा बिजनेस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एक दुकान पे दो कस्टमर्स आए, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए ने 10 किलो राइस बाय किए, मिस्टर बी ने भी 10 किलो राइस बाय किए, ठीक है। और वो जो मिस्टर ए है वो घर पर आया और उसने क्या किया कि अम्मा को दी थी चावल, अम्मा को बोला कि अम्मा एक काम करो कि ये जो ना पूरे महीने जो आप चावल बना के हमें खिलाना। तो उसने क्या किया कि वो जो चावल घर पे लाके दे दिए, तो अम्मा जो चावल बना के को बच्चों को खिलाएगी, तो वो क्या खिलाएगा, वो खिलाएगा कंज्यूमर, क्योंकि उसने इसका कोई बिजनेस जो सॉरी इकोनॉमिक बेनिफिट कोई आगे एक्सट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो मिस्टर बी चावल लेके गया था, उसने चावल लिए, उसने अपनी देग में डाले चावल और बिरयानी बनाई और बिरयानी बेचना शुरू कर दी।
तो उसने जब बिरयानी बेचना शुरू कर दी तो चावल का जो पर्पस था वो क्या था, आगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो वो जो दूसरा मिस्टर बी था वो क्या था, बिजनेस, और जो मिस्टर ए था वो था कंज्यूमर। डन, बात समझ आ गई? कोई और सवाल? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल है कि लेट्स से मैं कह रहा हूं बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं जब अपने घर के पास मैं जब तुम लोगों ने डेफिनेशन सुनी, एक बंदा अपने घर के पास से गुजर रहा था, एक फ्राइज वाला खड़ा था, तुम रुके, तुमने कहा तुम जो है वो इस ठेले के खुद के मालिक हो? तो बोले हाँ मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ उसका। सही है। तो तुमने कहा कि तुम्हारे साथ कोई छोटा नहीं है जो फ्राइज वगैरह छीलता और सारी चीजें? उसने बोला नहीं मैं अकेला काम करता हूँ, ठीक है। तो तुम आके बोलोगे यार ये तो बंदा अकेला काम कर रहा है। तो आपने कहा था बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस आइसोलेशन में नहीं होता, तो ये बंदा अकेला काम कर रहा है। तो द क्वेश्चन है कि क्या बिजनेस आइसोलेशन में हो सकता है, तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होना चाहिए? क्या आंसर होगा? बिजनेस आइसोलेशन में हो सकता है या बिजनेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा? बिजनेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, हैंड रेस। 1 2 3। अब हैंड रेस, बिजनेस आइसोलेशन में भी हो सकता है, ठीक है। गुड क्वेश्चन, सही है। अब मुझे बताओ कि जो कह रहा है आइसोलेशन में हो सकता है, कैसे हो सकता है? कोई एग्जांपल देना चाहेगा मुझे? सॉरी, बताओ। हाँ हाँ, यानी कि वो सिंगल ओनर है, वो पूरा प्रॉफिट वो घर पे लेके जाएगा, तो वो बिजनेस आइसोलेशन में कर रहा है, तो सर ग्रुप ऑफ पीपल की नीड ही नहीं है। ठीक है, तुम लोगों की ये आर्ग्यूमेंट है। मैं कहता हूं कि ग्रुप जो है, बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरी आर्ग्यूमेंट सुनो। एक बंदा है, वो फ्राइज बनाता है, ठीक है, वो फ्राइज बनाता है, लेकिन आलू कहां से लेकर आता है? सप्लायर्स। बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैंने ये नहीं कहा था कि मल्टीपल ओनर्स होते हैं। बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिलके काम किया जाता है। तो सप्लायर्स आलू देगा, तेल कहाँ से लेकर आएगा, घी कहाँ से लेकर आएगा? सही है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद लेट सपोज जो गवर्नमेंट आएगी, डीएमसी वाले जो टैक्स लेती है, ठीक है, वो जो टैक्स होता है, तो वो जो टैक्स देगा उसको, तो उसके बगैर वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसका मतलब उसको टैक्स देना पड़ेगा डीएमसी वाले को, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। और मजे की बात, एक बंदे ने कहा ठीक है मैं जो है वो खुद ही आलू उगा लूंगा, मैं खुद ही तेल बना लूंगा। बेचेगा भी तो कस्टमर को, कस्टमर को बेचेगा ना, तो कस्टमर भी तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। तो कस्टमर भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ग्रुप ऑफ पीपल होगा। सिर्फ ओनर्स एक होने से आइसोलेशन में बिजनेस नहीं होता। अगर उसने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, तो कस्टमर तो खरीद रहे हैं, सप्लायर्स तो बेच रहे हैं, उसने किसी से उधार पे जो है वो जिसने पैसे लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उधार पे, तो वो लोन वापस नहीं करेगा, तो लेंडर भी तो मौजूद है, जिससे उधार पे पैसे लेगा, तो वो भी तो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितने भी लोग बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस आइसोलेशन में नहीं होता, चाहे कोई बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में हो रहा हो। एक बंदा जिद करेगा कि नहीं सर बिजनेस आइसोलेशन में होता है, एक काम करूंगा कि मैं ही आलू बनाऊंगा, मैं ही तेल बनाऊंगा और मैं ही पकाऊंगा और मैं ही खा जाऊंगा, तो वो बिजनेस नहीं है, वो पागल वागल हो सकता है, वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद ही खा जाएगा तो प्रॉफिट कहां से लेकर आएगा? तो बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। वो ओनर्स भी हो सकते हैं और वो कोई और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। डन, गुड क्वेश्चन। कोई सवाल अब इसमें, कोई एम्बिग्विटी? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस होते हैं? आंसर यस और नो में, यस वाले कौन है? सही है। नो वाले? सही है। बाकी बीच में वो जो नहीं हाथ उठाए कुछ भी, वो क्या है? कंफ्यूज है अभी। खैर, जिन्होंने यस कहा, कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कैसे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। हम्म, उसमें प्रॉफिट होगा, फेयर इनफ, अच्छी आर्ग्यूमेंट है। और कोई? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बताओ इसकी। सही है, क्या बात है, बेहतरीन। आप फीस पे कर रहे हो, हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमें प्रॉफिट होगा। सही है, वेरी गुड। और कोई आर्ग्यूमेंट? और कोई आर्ग्यूमेंट? जो कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं है, अगर उनके पास कोई रीजन हो। जी, सॉरी, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तुम्हारी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, फेयर इनफ, अच्छी आर्ग्यूमेंट है। सही है, सही है।
गुड आर्ग्यूमेंट, अच्छी है, ठीक है। और कोई? सही है, सबके हमने सुन लिए रीजंस, अच्छे रीजन से। फिर अब मैं बताता हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर बिजनेस, ठीक है। अब मेरी आर्ग्यूमेंट सुन लो। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी आपके पास एनपीओज होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनके पास सप्लायर भी होते हैं, उनके पास कस्टमर्स भी होते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई होती है, चेक एंड बैलेंस होता है ना, खुद भी काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉइज भी रखे हुए होते हैं, सब चीजें होती है, ठीक है। सैलरी वगैरह पे लोग रखे होते हैं, रिसेप्शन पे गार्ड भी होते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी होता है, सब होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, डन। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोग भी स्ट्राइव कर रहे होते हैं, स्ट्राइव कर रहे होते हैं ना, मेहनत कर रहे होते हैं फॉर प्रॉफिट या नहीं, इस पे बात करते हैं। वो भी स्ट्राइव कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, फारिग नहीं बैठते। सही है, कोई पैसे देके चले जाएगा तो हम चैरिटी कर देंगे, ठीक है। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नहीं करते, इस पे सवाल है, ठीक है। डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर, इनके कस्टमर होते भी है कि नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल दे। असल में हम लोग पाकिस्तान में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नजर आती है ना, वो हमें जेडीसी, ईदी वगैरह नजर आती है, सही है। जो हमें नहीं नजर आती, वो बहुत सारी ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको पता होगा कॉन्सर्ट्स कराती हैं, सही है। लेट सपोज स्पोर्ट्स के इवेंट कराती हैं, या लेट सपोज आपके पास जो है वो और रीजनल स्पोर्ट्स वगैरह कराती हैं, या थिएटर्स वगैरह कराती हैं। तो जो थिएटर्स है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स है या फिर आपके पास ये जो कॉन्सर्ट्स है, वो करती ये है कि ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं, लोग आते हैं, इनकी टिकट्स बाय करते हैं, टिकट्स बाय करने के बाद उनको प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट हो जाता है वो प्रॉफिट उस कॉज में चले जाता है जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैंसर के पेशेंट को जो है वो टैकल कर रही होती है, उनको जो है देख रही होती है। तो जाहिर सी बात है उनका एक काम क्या होगा कि वो लोगों से डोनेशन ले रही होगी, भाई तुम भी पैसे दे दो, तुम भी पैसे दे दो, उन लोग उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, ये तो चैरिटी हो गई, डन। लेकिन वो क्या वेट करेंगे सिर्फ लोग चैरिटी करते रहे? वो क्या करेंगे, थोड़े से अपने हाथ पांव चलाएंगे, वो कहेंगे काम करते हैं कि लोगों को जो है ना कॉन्सर्ट्स बड़े पसंद होते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि बड़ा स्टार बुला लेते हैं, आतिफ असलम बुला लेते हैं और हम कॉन्सर्ट कराते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि वो जब कॉन्सर्ट कराएंगे तो वो आतिफ असलम को अप्रोच करेंगे, जब वो वेन्यू की तरफ जाएंगे जिस वेन्यू पे उनको कॉन्सर्ट कराना है, जिस स्टेज वाले से बात करेंगे, जिस बैंड से बात करेंगे, जिस प्रिंटर से बात करेंगे जो आपको सारी मार्केटिंग की जो पोस्टर्स, फ्लायर्स और बैनर्स वगैरह प्रिंट करके देगा, तो उनको जब बताएंगे कि हम एनजीओ हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सब लोग कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर देंगे। ऐसा ही है, फ्री तो काम नहीं कर सकते ना, उनकी भी तो कॉस्ट जा रही है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर देंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस जाता और ये सारी चीजें खरीदता तो वो क्या करते, उनको महंगी पड़ती, इनको चीजें पड़ गई सस्ती। इन्होंने कॉन्सर्ट करा लिया, इनको इनको कॉस्ट आई लेट सपोज 1 करोड़ रुपए की, और टिकट्स जो सेल हुई है, सबको पता है कि भाई कैंसर के पेशेंट के लिए पैसे जाना है, तो काम करते हैं थोड़ा नाच गाना करते हैं, जो पैसे जमा होंगे हम कैंसर पेशेंट्स को दे देंगे। तो सब लोगों ने टिकट्स भी बाय किया, आतिफ असलम भी आने वाला है, तो लेट सपोज लोगों ने 5 करोड़ के टिकट्स बाय कर लिए, कितना प्रॉफिट हुआ, 4 करोड़ का। तो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्राइव किया, सर्विस प्रोवाइड की, कॉन्सर्ट, ठीक है। कस्टमर की डिजायर थी, आतिफ असलम चाहते थे, चाहत फतेह अली खान नहीं चाहते थे, ठीक है। आतिफ असलम आया, डिजायर्ड बाय कस्टमर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके पास प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट की जो ओरिएंटेशन है, उस प्रॉफिट का जो यूज है, वो क्या हुआ कि वो प्रॉफिट ओनर्स ने कंज्यूम नहीं कर लिया, बल्कि उसको क्या किया कि बिजनेस के काम में लगा दिया। यानी कि जो भी काम था, लेट सपोज कैंसर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए पैसे थे, या लेट सपोज कुछ लोग और कोई डिजीजेस होती है उसके लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों को खाना खिलाना होता है, या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, कोई भी पर्पस है अदर देन प्रॉफिट, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन इसकी एक और एग्जांपल लो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सही है। तुमने कहा कि तुम लोगों को हुआ कि यार ये एनपीओ है या नहीं, अब तुम्हें डिसाइड करना है, तो मैंने तुम्हें एक नॉलेज दे दी, तुम गए काउंटर पे और तुमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, आप लोग मिलके जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस मतलब टीचिंग, गुड्स मतलब जो बुक्स वगैरह आप सेल कर रहे होते हैं और सारी स्टेशनरी वगैरह, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम जो डिजायर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमें ये कोर्स पढ़ना है, तो हम कस्टमर है, हम डिजायर कर रहे हैं, हम आपको फीस वगैरह देते हैं, आप प्रॉफिट का क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो जवाब देगा नहीं, ठीक है, खैर एग्जाम्पल में वो जवाब दे रहा है। वो जवाब देते हुए पता है क्या बोलता है कि यार हमारे ओनर्स की मर्जी है कि वो चाहें तो बिजनेस में पूरे पैसे री इन्वेस्ट कर दें ताकि बिजनेस ग्रो करे, या फिर वो क्या करते हैं कि वो पैसे घर पे ले जाते हैं। तो फिर क्या है, ये फॉर प्रॉफिट, सॉरी ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर लेट सपोज वो अकाउंटेंट या जो भी फाइनेंस का बंदा है वो पता क्या कहता है कि भाई हमारा जब बिजनेस स्टैब्लिश हुआ था ना, तो उसमें पहले ही कह दिया गया था कि जो भी प्रॉफिट आएगा ना, वो प्रॉफिट क्या होगा, इस बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाएगा,
ताकि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज कर सकें, बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकें, और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना इसको हम और स्ट्रेंथन कर सकें। तो प्रॉफिट ओनर्स को जाता ही नहीं है, जो इस बिजनेस को ओन कर रहे हैं ना हम उनको सैलरी दे देते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हम उनको सैलरी दे देते हैं, प्रॉफिट में उनका कोई हक नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों बिजनेस थे, लेकिन एक ने क्या किया, प्रॉफिट को अपने उसके बेनिफिट्स के लिए यूज कर लिया। एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ। जो पहली एग्जाम्पल थी ना उसमें अकाउंटेंट ने पता क्या बोला, 10 साल से बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन आज तक ना ओनर्स ने प्रॉफिट निकाला नहीं है बिजनेस से, ठीक है। वो क्या करते हैं, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उनकी सैलरी इनकम है वो उनके लिए काफी होती है, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करते रहते हैं। लेकिन राइट उनके पास है कि कल को वो चाहे तो अगले साल का प्रॉफिट घर पे लेके जा सकते हैं। ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर प्रॉफिट हैंड रेस, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कोई भी नहीं है, गुड। ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप राइट दे ही नहीं सकते ओनर्स को। आपने जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी ना, सबसे पहले आपको राइट फॉरफिट क्या करना है, आपको राइट फॉरफिट करना है कि आप प्रॉफिट घर पे नहीं ले जा सकते, आपके पास चॉइस ही नहीं। देखो एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होगा, एक अच्छा बिजनेसमैन वो होगा कि इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट्स आए, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसकी अलग इनकम इतनी मौजूद हो कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को घर पे लेके ही ना जाए, वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे। लेट से एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसकी जो वर्थ थी वो थी 1 लाख रुपए, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अब वो 50,000 बिजनेस में छोड़ दोगे, बिजनेस की वर्थ कितनी हो जाएगी, 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। सही है, तो 1 लाख वाला बिजनेस अच्छा, 1.5 लाख वाला बिजनेस अच्छा। मेक सेंस, क्योंकि 1 लाख वाला बिजनेस 50,000 कमा के दे रहा है, तो 1.5 लाख वाला बिजनेस 75,000 कमा के देगा, ऐसा ही है ना। तो आप चाहोगे कि बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, लेकिन ये इख्तियार आपके पास है ना, तो ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर इख्तियार आपके पास नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो है वो प्रॉफिट बिजनेस में वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रॉफिट अर्न करता है लेकिन ये उस चीज में इन्वेस्ट कर देता है। अब सर ये वो चीज क्या है, तो देखो इसमें कोई भी पर्पस हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी एजुकेशन को, किसी भी स्पोर्ट्स को, किसी भी स्किल सेट को प्रमोट करना चाहते हो, आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट से प्रमोट कर सकते हो। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को ये बिलीव करती है, सैलानी है ना, SBIL, सैलानी बिजनेस ऑफ पता नहीं कौन सा लीडरशिप, कुछ इस तरीके का नाम है उसका, तो वो भी सीए करा रही है, वो भी तो फीस लेती है, लेकिन वो क्या होता है कि वो सीए में री इन्वेस्ट कर देती होगी ताकि उनका सीए बेहतर हो जाए। तो उनका ये वाला जो विंग है वो क्या करता है, सीए को स्ट्रेंथन कर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास और एग्जांपल मौजूद है, सैलानी खाना भी खिलाते हैं, सैलानी का दस्तरखान लगता है ना, तो जाहिर सी बात है वो जो उनका विंग है क्या करते होंगे, चैरिटी लेते होंगे, और वो क्या करते होंगे, जो भी उनके पास पैसे सरप्लस आते होंगे वो क्या करते होंगे, बिजनेस में री इन्वेस्ट करते होंगे ताकि लोगों को और ज्यादा लोगों को खाना मिले और अच्छी क्वालिटी का खाना मिले। देन सही है। फिर सर और क्या हो सकता है, और पर्पस ये भी हो सकता है, सर्दियों में लोगों के पास कपड़े नहीं होते गर्म, या फिर उनके पास वो छत नहीं होती जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके सर्दी से, तो लोग विंटर ड्राइव करते हैं। या लेट सपोज कहीं पे जो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनती है इसलिए ताकि उनको वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो उनका पर्पस क्या है, वो जो भी उनके पास सरप्लस अमाउंट आएगी वो क्या करेंगे, उस पर्पस में इन्वेस्ट कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोट करते हैं, उस मुल्क के कल्चर को प्रमोट करते हैं। आपने शायद नाम सुना हो आर्ट काउंसिल, कराची में है सदर की साइड पे। तो आर्ट काउंसिल क्या करता है, पाकिस्तान की जो सकाफत है, मतलब अजीब सा लगता है नाच गाना, लेकिन है तो सकाफत। तो जो पाकिस्तान का डांस है, पाकिस्तान का म्यूजिक है, पाकिस्तान के जो आर्ट है, क्राफ्ट है, उन सबको सिखाते हैं बच्चों को, तो फीस लेते हैं। सही है, फीस लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस फीस को बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देते हैं ताकि बिजनेस जो उनका जो वहाँ पे प्रेमिसेस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर हो जाए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और क्या हो सकता है काम भाई, ये तो इंसानों की फलाह के लिए काम हो गया ना। व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट को प्रमोट करना हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए काम करते हैं, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए काम करते हैं, वाटर कंटेमिनेशन खत्म करने के लिए काम करते हैं, या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट को आप बिजनेस में यूज कर लोगे। इतनी आर्गुमेंट काफी है। गुड क्वेश्चन। एनजीओ इज अ पार्ट ऑफ एनपीओ। एनपीओ की 4 कैटेगरीज होती हैं। एनपीओ की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की 4 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहेंगे उसको, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। सही है। तो अगर गवर्नमेंट जिसका काम है, अगर वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। और
अगर वही काम इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में करना चाहे वो क्या कहलाएंगे, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर है ना। और उसके बाद हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, क्लब्स एंड सोसाइटीज, और एक और होती है कोऑपरेटिव। तो एनपीओ की 4 कैटेगरी है, जब हम एनपीओ पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। आंसर मिल गया। एनजीओ कैटेगरी है और एनपीओ अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। डन, समझ आ गया। तो फिर वो बिजनेस हो जाए, वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ना। इसमें एग्जांपल दे रहा हूं ना, वो राइट वाली बात है। एग्जांपल आते वसलम वाली एग्जांपल आगे लेके चलते हैं। 4 करोड़ हो गए, आपने सोचा भी नहीं था। अगर आपके पास राइट होता ना, तो इंसान के पास शैतान बैठा होता है, उसने बोला यार 4 करोड़ रुपए जमा हो गए, मैं तो 2 करोड़ सोच रहा था। तो यार 4 करोड़ जमा हुए, 3 करोड़ से भी कैंसर वाले को फायदा हो ही जाएगा। 1 करोड़ मैं अपने पास रख लेता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है। बंदा जस्टिफाई क्या करता है, मैंने मेहनत की है तो मुझे थोड़े से पैसे मिलने चाहिए। चॉइस है ही नहीं ना। बुक्स ऑफ अकाउंट में सरप्लस आ गया ना, वो सरप्लस आपको नहीं मिलेगा। आप पहले डिसाइड कर लेते हैं मेरी सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आप बाद में नहीं बोल सकते कि यार थोड़े से प्रॉफिट मुझे दे दो, मैंने एफर्ट्स किए। नहीं हो सकता। देन ओनरशिप ना, तो राइट नहीं देते ना वो। हर चीज के वो होते हैं ना, जैसे हर चीज के कोड्स होते हैं, हर चीज के कंडक्ट होता है, हर चीज की एसओपी होती है, हर चीज का कानून होता है। तो कुछ कानून गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, कुछ कानून हम सोसाइटीज बना लेती हैं, तो आपको फॉलो करना पड़ता है। ये जो कम्युनिटी, जो ये जो इनकी अपनी ऑर्गेनाइज कम्युनिटी होती होगी ना, जो एनजीओ की, वो क्या करती होगी कि वो इस चीज को चेक एंड बैलेंस करती होगी। जो भी इनकी अदारा होता है वो चेक एंड बैलेंस करता होगा, वरना हर बंदा यार एनजीओ खोल के मनमानी कर सकता है, जो पाकिस्तान में होता भी है। जो तुम बात बता रहे हो वो रियलिस्टिकली होती है। मैं कितनी एनजीओ का जानता हूँ, पूरा साल ठंड मचा रहे होते हैं, फिर भी उनके पास जो ना रमजान में राशन बांटने के पैसे आ जाते हैं, और पता नहीं विंटर ड्राइव में सर्दियों के कपड़े देने के पैसे आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग तो डोनेशन कलेक्ट नहीं कर पाते, फिर पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तुम सबको पता है। ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को गोल्डन, सब कुछ कर लेते हैं। तो वो तुम रियलिटी बयान कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाइपोथेटिकली या रियलिस्टिक या फिर कैसे आइडियली जो है ना, ये होना चाहिए कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि अपने प्रॉफिट को कैसे यूज करें। Then, समझ आ गई बात? कोई सवाल इसमें? डेफिनेशन समझ आ गई? अब बिजनेस की डेफिनेशन साथ रह जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि कितने ओनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कितने लोग मिलके बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सेलर हो या फिर वो बायर हो, ठीक है। स्ट्राइव का मतलब तुम्हें समझ आ गया, प्रॉफिट का मतलब तुम्हें समझ आ गया, प्रॉफिट का पर्पस समझ आ गया। एक प्रॉफिट का पर्पस होता है अपने लिए यूज कर लेना, और एक प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसको आगे वेलफेयर के लिए यूज करना। फिर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस तुम्हें समझ आ गया। फिर लिखा है डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर, डिजायर का मतलब समझ आ गया, कस्टमर का मतलब समझ आ गया। डेफिनेशन कोई में कोई मसला? इससे बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हारे कवर भी हो गए। अब मैं स्पीड में लेके चलता हूँ।